सांख्यिकी नियमितता नियम ध्यान से सुनेंगे आप सारे बच्चे। सांख्यिकी नियमितता नियम का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी एक बड़े समूह से कोई सैंपल चुनते हैं तो उस सैंपल में भी वही सारी विशेषताएं होंगी जो उस पूरे बड़े समूह में थी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने मान लेते हैं कुकर एक लिया, उसमें कुछ चावल डाले, कुछ दालें डाली, मान लिया 2 तरह की दालें डाल दी उसमें, और आपका इरादा खिचड़ी बनाने का है, ठीक है। अब आप खिचड़ी बनाने से पहले उसमें से 2 चम्मच सब कुछ मिक्स कर लिया, उसके बाद 2 चम्मच आपने चावल दाल जो कुछ था वो सब बाहर निकाला, 2 चम्मच एक कटोरी में निकाल के रख लिया। वो जो 2 चम्मच आप निकाल के रखेंगे उसमें चावल और दाल का वही प्रोपोर्शन होगा जो कि पूरे कुकर में जितनी खिचड़ी आपकी रखी हुई है उसमें जितनी मात्रा चावल की या दाल का उनका जो प्रोपोर्शन होगा वही होना चाहिए। यही है सांख्यिकीय नियमितता नियम। क्या ये बात समझ में आई? अब कुकर और दाल चावल में तो सांख्यिकी के नियमों का उपयोग होता नहीं है। उपयोग कहाँ होता है? जैसे आप किसी शहर को ले लें, लखीमपुर शहर, ठीक। तो लखीमपुर शहर में पुरुषों की संख्या कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी, बच्चों की संख्या कितनी है, ओवरऑल वृद्धों की संख्या कितनी है। अगर हम चाहें जातिगत आंकड़ा लेना तो अलग अलग जातियों के लोग कितनी कितनी संख्या में है, वो सब ओवरऑल शहर के लोग हैं मान लेते हैं। अब मान लिया हम रैंडमली लखीमपुर में चलते फिरते 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, और वो जो 100 लोगों का डेटा हम इकट्ठा करेंगे हम पाएंगे उनमें भी वही प्रतिशत होगा जो लखीमपुर में रहने वाले सारे जो है लोगों का प्रतिशत है। चाहे वो हम उनमें बच्चों और बड़ों का बूढ़ों का अनुपात माने, चाहे हम उसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात माने, आप पाएंगे कि वो प्रतिशत लगभग वही होगा। लगभग की बात करेंगे क्योंकि सैंपल जो है वो 100% एक्यूरेट कभी नहीं होता, लेकिन हाँ वह पूरे समग्र का यानी कि पूरे पॉपुलेशन का एक अंदाजा दे देता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसी को हम सांख्यिकीय नियमितता नियम बोलते हैं। अब इसी बात को आप अपनी किताब से पढ़िएगा या जो नोट्स आपने बनाए हैं वहां से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में एक दूसरा नियम था, उस नियम को हम क्या बोलते हैं? महांक जड़ता नियम, ठीक है। इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। पहले वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय नियमितता नियम, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी रूल, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं महांक जड़ता नियम, अगर ये हिंदी में ही दिया गया है शायद किताब में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो इसे अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, महांक जड़ता नियम। इनर्शिया माने जड़ता होता है, और जड़ता क्या होता है? जैसे पेड़ जो होते हैं वो जड़ होते हैं, क्योंकि वो उनकी जड़ों को हम जड़ ही क्यों बोलते हैं पता है? रूट को जड़ क्यों बोलते हैं हिंदी में? क्योंकि वो जगह फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता, ठीक। तो इनर्शिया लार्ज नंबर का मतलब ये है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़े लेवल पे जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, ये बात ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, और जो छोटी संख्याएं होती हैं उनमें परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं और बड़े होते हैं, मतलब ज्यादा परिवर्तन होते हैं। अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आप में से किसी बच्चे के नंबर अगर जो है नहीं, ये एग्जाम्पल बदल देता है। इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब है कि अगर आप बड़ी संख्याओं को देखेंगे तो उसमें परिवर्तन कम होंगे, छोटी संख्या में परिवर्तन ज्यादा होंगे। इसका तात्पर्य मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये पाते हैं कि कोई भी चीज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही? किसी को आ रही मेरी आवाज क्लियर? सर आ रही है। ओके सर आ रही है। वेरी गुड। तो अभी आप सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, जहां यानी कि बहुत बड़े समूह जो होते हैं, उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा हो रहे होते हैं। ये दुनिया ही परिवर्तनशील है तो वेरिएबल्स भी परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तन कभी कभी सकारात्मक होते हैं यानी कि बढ़ोतरी के होते हैं, और कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं यानी कि घटत के होते हैं, डिक्रीज के होते हैं, ठीक। जो बड़े समूह होते हैं उनमें कुछ संख्याओं में परिवर्तन इंक्रीज के हो रहे होते हैं,
तो वहीं पे कुछ संख्याओं में घटत देखी जा रही होगी, डिक्रीज देखी जा रही होगी, तो कुछ में बढ़ोतरी हो गई, कुछ में कमी हो गई। ओवरऑल जो संख्या रही, ओवरऑल समूह की जो संख्या रहेगी वो लगभग एक जैसी रहेगी। थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा लेकिन वो नाम मात्र का होगा। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी इंडिविजुअल का देखेंगे तो उसमें या तो परिवर्तन वृद्धि का दिखेगा या उसमें डिक्रीज का दिखेगा। अगर 3-4 लोगों में देखेंगे तो हम पाएंगे परिवर्तन ज्यादा हो गया। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लिया आप गेहूं के उत्पादन को देख रहे हैं, किसी एक गांव में जितने भी किसान रहते हैं उनके द्वारा गेहूं का जो उत्पादन किया गया था पिछले वर्ष, उसकी तुलना हम इस साल के गेहूं के उत्पादन से अगर हम करें तो हम पाएंगे कि पूरे गांव के किसानों का जो गेहूं के उत्पादन का स्तर पिछले साल था और जो इस साल है उसमें बहुत अंतर नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी किसान ने इस बार ज्यादा उत्पादन कर लिया होगा और किसी किसान ने कम उत्पादन किया होगा। ओवरऑल पूरे गांव का उत्पादन लगभग वही रहा होगा। लेकिन अगर किसी एक किसान का हम देखेंगे तो हो सकता है कि उसका पिछले साल से उत्पादन 20% बढ़ गया हो, 30% बढ़ गया हो या 20-30% घट गया हो। क्या इस बात से सहमत है? एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप गांव का देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें 2-4% की कमी या इंक्रीज हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे ये 30-40% तक की कमी या इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर आप जिले लेवल पे ले लें तो आप पाएंगे कि जिले लेवल पे तो कई सारे गाँव जुड़ गए। अब जिले लेवल पे जितने किसान होंगे अलग अलग गाँव के, उनमें से ढेर सारे किसानों की उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही होगी और ढेर सारे किसानों के उत्पादन में कमी हो रही होगी। तो एक किसान की ओवरऑल उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि हुई है तो दूसरे किसान के उत्पादन में जो कमी हुई है वो उसकी भरपाई कर देगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन होगा जिले का, उसमें आप परिवर्तन नाम मात्र का पाएंगे। और अगर आप प्रदेश की पूरे किसानों का उत्पादन देखेंगे तो उसमें आप परिवर्तन आप और सूक्ष्म पाएंगे। और अगर आप पूरे राष्ट्र का देख लें तो उसमें आप परिवर्तन और कम पाएंगे। यानी कि जितना बड़ा समूह होता जाएगा अध्ययन का, उसमें जड़ता उतनी ही ज्यादा होगी। महांक माने बड़ी संख्याएं, महान अंक, महान माने बड़ा। तो जो महान अंक होते हैं यानी कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़े समूह जो होते हैं, उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति कम होती है, यानी जड़ता होती है। जड़ता मतलब क्या है? स्टैटिक होना, किसी चीज का स्थिर होना, स्थायी हो जाना। तो ये बात क्या उदाहरण से आप समझ पाए? जैसे मान लिया, आप समझिएगा, आप एक विद्यार्थी हैं, आपने अभी जैसे फर्स्ट मंथली टेस्ट हुआ है, अभी इसके रिजल्ट आ जाएंगे, इसके बाद में सेकंड मंथली टेस्ट होगा। तो अगर आपका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पिछले टेस्ट से और सेकंड टेस्ट में कुछ ना कुछ कमी होगी, वो सेम नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमी होगी या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। कमी ही जरूरी नहीं है, या तो आप पिछले साल से कुछ नंबर एक्स्ट्रा पाएंगे या कुछ नंबर कम पाएंगे। यस और नो, यही तो होगा ना। लेकिन यहीं पे अगर हम यहीं पे ओवरऑल परिवर्तन सारे बच्चों के अगर हम परसेंटेज को जोड़े निकालेंगे और ओवरऑल उनका एवरेज निकालें तो उस एवरेज में हम पाएंगे कि घटत या बढ़त बहुत कम हुई है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट में पिछली बार क्या था, पिछली बार के एग्जाम में और इस बार के एग्जाम में उस सब्जेक्ट में क्या है। इकोनॉमिक्स ही ले लीजिए। इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं कि पिछले टेस्ट में, इस बार के टेस्ट में आपके कितने नंबर है और अगले बार के टेस्ट में आपके कितने नंबर है। अगर आप देखेंगे तो आप अंतर पाएंगे। लेकिन वही आप पांचों सब्जेक्ट्स के नंबर्स का एवरेज निकालिए, जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं, और उसके आधार पे हम रैंक निकालते हैं। रैंक समझते हो? तो रैंक में आप पाते हैं उतना अंतर नहीं होगा जितना कि एक सब्जेक्ट के नंबर में प्रतिशत का अंतर होगा। यानी कि संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही उसमें परिवर्तन आपको कम नजर आएंगे। इसी को हम महांक जड़ता नियम बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? और अल्पांक विडंबना नियम जो है वो यही बताता है। अल्पांक माने होता है थोड़े अंक, छोटे अंक। तो अल्पांक विडंबना नियम ये बताता है कि अगर हम कहीं पे किसी बड़े समूह से अगर हम अल्प अंक यानी छोटे अगर हम संख्याएं ले लेते हैं तो उनमें भी समग्र के ही गुण पाए जाएंगे, मोरारलेस। ठीक है, उनमें भी समग्र के मोरारलेस वही गुण पाए जाएंगे। विडंबना नियम का मतलब है अल्पांक जो होते हैं वह भी अपने समूह से अलग नहीं हटते, वह भी लगभग वही रहते हैं, सेम टू सेम रहते हैं।
ये मैंने अभी आपको जो सांख्यिकी नियमितता नियम बताया था उसी का एक उप नियम है ये, बेसिकली उसी से निकलता हुआ एक नियम, इसलिए उसी के जैसा लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एक और शब्द इसमें आगे दिया गया था, स्टेटिस्टिकल एरर। सांख्यिकी त्रुटि क्या होती है? तो सांख्यिकी त्रुटि का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप कोई सांख्यिकी जो है अन्वेषण करते हैं और आप उसमें पाते हैं कि जो निष्कर्ष आए हैं वो भ्रामक हैं, वो गलत आए हैं, ठीक है, वो सही नहीं है, वो आपको सही बात नहीं बताते, सही परिणाम तक ले नहीं जाते। इसका कारण ये होता है कि सांख्यिकी में आप सैंपल चुनते हैं। सैंपल जो है वो समग्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन उसके बारे में 100% सच्चाई नहीं बताता।